बहुत ज़्यादा जो है ना वो इस्तेमाल होता है। थर्ड, एज अ फार्मासिस्ट आपके पास जो है ना वो टूल्स होने चाहिए चेक करने के लिए कि अगर कोई मेडिसिन नहीं है तो ऑल्टरनेट हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात तो ये है कि अगर आपके फ्रंट एंड पे वेबसाइट ऐप पे अगर वो चीज़ नहीं है तो उसको ऑल्टरनेट वो सजेस्ट कर दे, लेकिन आपके पास टूल होने चाहिए जैसे फार्मा गाइड हमारे पास होती है, ड्रग इन्फोसिस है, ठीक है, इस तरह के टूल्स आपके पास हर वक्त आपके मोबाइल पे होने चाहिए ताकि आप उनको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। Thank you so much, Mr. Zal. It was very well answered. So now my next question is from Mr. Shibli Shakil. Mr. Shibli Shakil, can you please unmute your mic? Mr. Shakil, can you hear me? Okay, so I think he's busy. So I will move forward to another speaker, Syed Hamad Ali. Can you please unmute your mic? Yes. So yes, Mr. Hamad, how are you and welcome. I'm good. First of all, thank you for making me part of this, Suhaib, Alicia, and Zishan. I feel very privileged and I'm fine. I hope everyone is fine as well. So my first question is, how are pharmacists playing their role in the growth of pharmaceutical industry? तो बेसिकली फार्मासिस्ट जो है इटसेल्फ एक बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रहा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि फार्मासिस्ट का रोल कंसाइज नहीं होता कभी भी। फार्मासिस्ट हर डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री में जो डिपार्टमेंट रन कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं, उस सब में अपना रोल प्ले कर सकता है। राइट फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉरी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके बाद उसका क्वालिटी ऑपरेशंस में भी पार्ट होता है, लाइक क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, देन बिजनेस डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर्स। तो हर डिपार्टमेंट जो कि क्रूशल होता है किसी भी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए, उसमें फार्मासिस्ट का रोल होता है। बिकॉज फार्मासिस्ट के पास हम जब अपने थ्रू आउट द स्टडी का हमारा कोर्स होता है, उसमें हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उस सब चीज़ों को इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री के थ्रू आउट डिपार्टमेंट्स में हो रहा होता है। लाइक सबसे पहले मैं अगर शुरू करूँ तो R&D आ जाती है। हम चूंकि पाकिस्तान में कोई भी इनोवेटर फॉर्मुलेशन नहीं बना रहे, हमारा बेसिक पर्पस होता है जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग। तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग में लिटरेचर सर्वे, किसी भी फॉर्मुलेशन को किस तरीके से होना चाहिए, उसमें क्या क्या एक्सीपियंट्स होंगे, उसकी क्या बायो अवेलेबिलिटी, उसका क्या डिलीवरी मैकेनिज्म है, इस सब की नॉलेज एक फार्मासिस्ट के पास होती है। तो फार्मासिस्ट प्लेज अ ह्यूज रोल इन R&D डिपार्टमेंट, कि फॉर्मुलेशन को डेवलप करना, राइट, कि वो बिल्कुल एज पर इनोवेटर या इनोवेटर के तरीके के मुताबिक हो। उसके बाद आती है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग। जब हम प्रोडक्शन में जाते हैं तो प्रोडक्शन में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, या उसकी जो क्रिटिकल एनालिसिस होती है, तो उसमें एक फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है, कंसिडरिंग के उसके पास मैन्युफैक्चरिंग की नॉलेज होती है। हम इंडस्ट्रियल फार्मेसी पढ़ते हैं अपने 3rd और 4th ईयर में। तो बेसिकली फार्मासिस्ट जो है हर डिपार्टमेंट में अपना रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद मैं आता हूँ रेगुलेटरी अफेयर्स और बिजनेस डेवलपमेंट। रेगुलेटरी अफेयर्स चूंकि किसी भी प्रोडक्ट्री को मिलाने का एक ब्रिज है। अगर आपका रेगुलेटरी अफेयर्स का फंक्शन सही नहीं होगा तो कोई भी इंडस्ट्री कभी भी थ्राइव नहीं कर सकती। दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो रेगुलेटरी अफेयर्स, बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स की रिक्वायरमेंट ही यही है कि यहाँ पे फार्मासिस्ट काम कर सकता है। और ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट या सॉरी, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो गए, केमिस्ट हो गए, उनको रेगुलेटरी अफेयर्स में रन कर रहे होते हैं। बट इट्स अ डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, नॉट माई, कि रेगुलेटरी अफेयर्स में एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास जो वेल वर्स्ड नॉलेज होती है हर एस्पेक्ट की। तो रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट जितना आपका अच्छा होगा उतना अच्छा कंपनी थ्राइव करेगी, क्योंकि BD का काम होता है आपका पोर्टफोलियो इनहेंस करना। पोर्टफोलियो इनहेंसमेंट में भी फार्मासिस्ट का रोल आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल क्या मार्केट में किस तरीके से, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि इस मार्केट में हम सर्वे कर रहे होते हैं कि इस मार्केट में थ्राइव कर सकती है या इस मार्केट के लिए बेहतर होगी, और उसका हमारी प्रोडक्ट की, जो हमारी कंपनी का पोर्टफोलियो है, उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो ये एनालिसिस के बाद जब एक प्रोडक्ट सजेस्ट होती है मार्केटिंग के पास से होके आके,
तो उसका काम बेसिकली रेगुलेटरी अफेयर्स के पास आ जाता है कि रेगुलेटरी अफेयर्स ने उस प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर रेगुलेटरी अफेयर्स आपका वेल वर्स नहीं होगा नॉलेज से, तो वो उसमें कभी भी क्या कहते हैं प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं लेके दे सकता, और जब आप प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते तो आप प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते। सो बेसिकली तो फार्मासिस्ट का सबसे बड़ा रोल तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि रेगुलेटरी अफेयर्स में है कि रेगुलेटरी की नॉलेज उसे प्रॉपर होनी चाहिए, उसे ड्रग की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो उन सब चीजों का जब आप एक हम वो कहते हैं जमा करते हैं, तब जाके आपकी कंपनी इस तरीके से थ्राइव कर रही होती है, प्रोडक्ट मार्केट में आती है। उसके बाद प्रोडक्ट की मार्केटिंग में भी फार्मासिस्ट का रोल होता है, बेसिकली हर चीज की इंफॉर्मेशन लेना। और हाँ, एक और चीज थी कि हम ये फार्मासिस्ट जो कि ये समझ रहे होते हैं कि सिर्फ सेल्स करना ही मार्केटिंग होती है। नो, सेल्स इज नॉट मार्केटिंग। सेल्स एक तरीके से प्रमोशन है आपकी प्रोडक्ट की, बट उसके पीछे जो उसके पूरा काम हो रहा होता है, उनकी स्टडीज को सर्च करना, उनकी स्टडीज को किस तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना, लिटरेचर सर्वे करना, ये सारा काम बेसिकली मार्केटिंग में फार्मासिस्ट प्ले कर रहे होते हैं। तो या फार्मासिस्ट का बहुत रोल होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच मिस्टर हमार, काफी डिटेल में आपने बताया एंड बहुत अच्छे से आपने हमारा इस क्वेश्चन को एड्रेस किया। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम मिस्टर शिबली शकील। Hello, Yes, Miss. sir. Yeah. Welcome to this. You can continue. Yes, sir. So my first question from you is, what tools or technology do you use to track and improve production efficiency? Oh, perfect. First of all, thank you very much, Miss Alisha Taki. I think is the right pronunciation of your name. Great. And it's a great opportunity to all the audience to having a fruitful discussion by the versatile speakers having a multiple and rich experience of different department, and it is very learning for me that having some speaker from regulatory side and some pharmacy side is a very great opportunity. All of you, so must avail. As far as concerned, your question regarding the tool used for the improvement of product efficiency, right? This is your question. Yes. Basically, when you are working in organization, so it is very important that how and which type of tool you are using for the improving of any efficiency, right? In our organization, we have a enriched and very mature system. It's called RPS system, and this is called Record Production System, and which have different pillars. And in different pillars, we are basically deal with different type of tools for reducing the head count, for reduction of waste, and for improve the efficiency. In which we have one pillar called maintenance management, in which we covered the OEE, overall equipment efficiency. And basically, the overall equipment efficiency tells you the different type of planned and unplanned losses while you are operating the machines within your working hours. For example, you are operating the machines for 8 hours. So in 8 hours, you have some planned losses and some unplanned losses. In planned losses, you can cover the line clearance time, which is definitely not avoidable if you meet the GMP expectations and compliance of your process, and sort of some breaks which is taken by the operators, which is taken by the staff, and some, any different changeovers under the cover of planned losses. And if you are considering the unplanned losses, including the machine breakdowns and the maintenance required during the operation or short stoppages. So basically, if you want to improve the line efficiency of the any product for the production, you counter and you must start the war against
the planned losses and unplanned losses. For example, if you want to reduce the line clearance time, you perform the SMED. What is SMED? SMED basically a lean approach which tells you how can you reduce the line clearance time of your process. Definitely, if you reduce the LC time during the operation, it means you improve our production. For example, if you and your team involved for the line clearance process for around 1 hour, and if you perform this SMED, single minute of die change basically is the abbreviation of this SMED, exchange die. So basically you need to improve the LC time and reduce the line clearance time before 1 hour to 30 minutes. It means you try to available 30 minutes for production. It means you can produce much output and you can improve your line efficiency by implementation of SMED tool for the reduction of LC time. Similarly, if you are very much focusing about to improve the line efficiency, so we have the war against unplanned losses. Unplanned losses means any machine breakdowns during operations which lead to the reduction of your output, which downs your line efficiency. So which type of tool you can use for the improve the downtimes? Yes, you implement the CLI. CLI basically cleaning, lubrication, and inspection of the machine on time. And you perform the preventive maintenance and predictive maintenance for the reduction of downtimes. So if we conclude the line efficiency improvement, so you must need to more focusing about the OEE, and in OEE you must start the war against planned and unplanned losses. Over to you, Mr. Elisha. Thank you. Thank you so much, Mr. Shakeel. It was a very detailed answer. So my next question is from you. So the next question is, can you describe how you handle disruptions in the supply chain on unexpected equipment failures? How do you manage correctly. Yes, exactly. If anyone understand the answer of first question, basically you can find out the answer of second question as well. If you are feeling and you are observing the disruption means we need to scrutinize and we need to probing of this question. Basically, supply chain management is the supply of product from raw material to FG. Okay, and any disruption mean during the production you can face the downtime, breakdowns, stoppages. So definitely this type of unavoidable circumstances which disrupt your supply chain. So basically you must focus on the preventive maintenance, number one. Number two, predictive maintenance. Number two. And number three, you implement the, again, very informative tool and very workable tools is CLI. Basically, CLI is a checklist of cleaning, lubrication, and inspection. If you are performing this sort of a checklist on the shop floor, definitely you can minimize your downtime, and definitely you can you can avoid the disruption. Number one. Number two, if from my side, I try my level best to validate the product in two different machines. For example, in compression machines, we have two machines in line, and in both machines, my product
are already validated. So in case of first machine failure or first machine breakdown, the second machine is readily available for the production and to meeting the timelines and the supply as per demand as requested by the commercial team. Thank you. Sorry, please switch on your speaker, your mic, please. Your mic is mute. Sorry. So thank you so much, Mr. Shakil. It was a very well described answer. Thank you so much. Now I will move forward with Dr. Maria Moeen, who is manager of pharmacy SIDH. Ms. Maria Moeen, can you please unmute your mic? Yes, Alicia. Welcome, ma'am, and hello. Hello. Thank you so much for having me here. Thank you so much. So, Ms. Maria, my first question from you is, what specific roles do hospital pharmacists play in enhancing the potential of pharmacy practice within patient care? अलीशा देखें, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे लिए इस हवाले से भी कि जब हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो फार्मासिस्ट हमारे लिए सिर्फ डिस्पेंसिंग के लिए ही था। यही सोचा जाता था कि फार्मासिस्ट जो है वो सिर्फ मेडिकेशन को डिस्पेंस करेगा, लेकिन अब आज की टाइम पीरियड में तमाम अगर स्कोप हम देखें तो मल्टीपल फील्ड्स हैं जिसमें फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा है। स्पेसिफिकली अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की बात की जाए तो आपके पास मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट है, जिसमें आप कंसल्टेंट्स के साथ, हेल्थ केयर टीम के साथ कोलैबोरेट करके पेशेंट सेफ्टी पे काम कर रहे हैं। क्लिनिकल फार्मेसी राउंड है जिसमें फार्मासिस्ट मेडिकेशन को रिकंसाइल करवा रहा है। आपके पास फार्माकोविजिलेंस आ जाती है जो कि सेफ यूज़ ऑफ मेडिकेशन, इफेक्टिवली मेडिकेशन जो है पेशेंट तक पहुंच सके, वो तमाम चीज़ें फार्माकोविजिलेंस में कवर हो जाएंगी। एक अलग रोल है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का सप्लाई चेन में। सप्लाई चेन में फार्मासिस्ट का रोल आपका डेड स्टॉक, एक्सपायर मेडिसिन, टेम्परेचर कंट्रोल, वो तमाम मेडिकेशन जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव हैं उनको किस तरह से मेंटेन करना है, ये एक फार्मासिस्ट बेहतर तरीके से समझ सकता है। आपका नारकोटिक्स कंट्रोल आ जाता है जिसमें पेशेंट की एडहेरेंस है, पेशेंट को किस हद तक नारकोटिक्स पर डिपेंडेंट रखना है, क्या उसकी डोज होगी, और फिर उसको विड्रॉल सिम्टम्स एक बड़ी अहम चीज़ है जिस पे बात नहीं की जाती, उस पे फार्मासिस्ट का रोल है। आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है फार्मासिस्ट के लिए, जिसके ऊपर आप कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। Yes. Thank you, Ms. Maria. So my next question is, what challenges do hospital pharmacists currently face in expanding their role, and how to overcome these challenges? मेरा ख्याल है कि अभी जो फार्मासिस्ट करंटली चैलेंजेस फेस कर रहा है उसमें सबसे पहले जो है वो तो लिमिटेड रिकॉग्नाइजेशन है। ऑल्दो फार्मासिस्ट बहुत हद तक हर चीज़ के अंदर रोल प्ले कर रहा है, फ्लोर पे भी पहुंच गया है, लेकिन उसके बावजूद रेजिस्टेंस है, कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी बाकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फार्मासिस्ट की एजुकेशन है। आपकी एजुकेशन अगर अच्छी होगी, अगर आप समझते हैं कि भाई आपको नॉलेज है बात करने की, आपको पता है कि पेशेंट को डोज जो है वो सही मिल रही है, तो आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। फिर रेजिस्टेंस हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ से जो फार्मासिस्ट फेस करता है वो रिड्यूस होगी। रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स हैं फार्मासिस्ट के लिए, इनसफिशिएंट स्टाफिंग एंड रिसोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान का जो करंट हाल चल रहा है तो हमारे पास रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है और स्टाफिंग भी कम रहती है हमारे पास, तो ये भी एक बड़ा बैरियर है फार्मासिस्ट के लिए। थैंक यू मिस मारिया, आपने काफ़ी रियलिस्टिक पॉइंट्स को हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर सैयद हमाद अली। जी। Yes, sir. So, sir, can you please describe what is the role of pharmacists and particularly regulatory affairs in business development?
ओके। सो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि बीडी से काम शुरू होता है, तो इसलिए मैं आई विल टेल यू द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड देन आई विल कम इनटू रेगुलेटरी अफेयर्स। सो बिजनेस डेवलपमेंट नाम से बिल्कुल एलेबरेटेड है कि बिजनेस को डेवलप करना, यानी आपके बिजनेस को ग्रो करना, किसी भी इंडस्ट्री के बिजनेस को ग्रो करना। वो बिजनेस ग्रो कैसे होगा कि आपने मार्केट एनालाइज करनी है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन से आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सी प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी न्यू एमर्जिंग हेल्थ केयर है जो आ रही है, और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट को डेवलप करने की, या आपके पास क्या क्या पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट को डेवलप करने का। तो ये एनालाइज करने का काम बेसिकली एक फार्मासिस्ट प्ले कर रहा होता है बीडी में। उसके अलावा फिर आपको ये, जब फार्मासिस्ट ये चीज़ों को सर्वे करता है कि आप कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, कौन से न्यू मॉलिक्यूल्स हैं, और उसके बाद उनको बनाना आप अपने पास बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उसके बाद देन आता है फेस पार्टनरशिप्स का, कि अगर आप अपने पास उन प्रोडक्ट्स को नहीं बना सकते बट इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट, तो आप ये पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि आपको बना के दे सकते हैं। तो उनके साथ अलायंस करना, उनको ऑडिट करना, एंड देन फिर उनसे प्रोडक्ट्स का एग्रीमेंट करके एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाना। सो बेसिकली एक छोटा सा रोल ये भी है बिजनेस डेवलपमेंट का। उसके बाद जब एक प्रॉपर मॉलिक्यूल एक एनालाइज हो जाता है, और बिजनेस डेवलपमेंट जब एक मॉलिक्यूल को एनालाइज करके उसकी सारी स्टडीज और उसको सारा एक प्रपोजल मार्केटिंग से अप्रूव करवा लेता है, तो देन कम्स द रोल ऑफ द रेगुलेटरी पर्सन, कि उससे पहले बल्कि आर एन डी में प्रोडक्ट को डेवलप करवाना। उसके लिए सोर्सिंग में भी फार्मासिस्ट हेल्प कर रहा होता है, बीडी का पर्सन जो है वो हेल्प कर रहा होता है कि मॉलिक्यूल की जो सोर्स है उसको आइडेंटिफाई करके दे रहे होते हैं, और फिर आर.एन.डी के साथ इन कोऑर्डिनेशन में रहते हैं कि प्रोडक्ट डेवलप हुई या नहीं हुई, या उनके जो चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करना। तो ये सारी चीज़ें फार्मासिस्ट एक बिजनेस डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है। उसके बाद जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है, प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो जाते हैं आर.एन.डी से, देन कम्स द रोल इन रेगुलेटरी अफेयर्स। अब काम शुरू होता है रेगुलेटरी अफेयर्स का, कि रेगुलेटरी फाइलिंग करनी है ड्रैप में। तो वो जो डोजियर बनाने का पूरा काम है, उस प्रॉपर डोजियर की अलाइनमेंट, उसकी प्रॉपर कंसीलिएशन, ये काम होता है फार्मासिस्ट का। ये एक बेसिक मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेगुलेटरी अफेयर्स है। जब डोजियर सबमिट हो जाता है तो उसका प्रॉपर फॉलो अप, एंड देन रैप की तरफ से बिल्कुल टेक्निकल क्वेरीज भी आती हैं। तो टेक्निकल क्वेरीज को सिर्फ फॉरवर्ड एंड बैक एंड फोर्थ नहीं करना होता रेगुलेटरी अफेयर्स में, क्योंकि फार्मासिस्ट के पास हर किस्म की नॉलेज होती है, चाहे वो टेक्निकल हो, प्रोडक्शन रिलेटेड हो, फॉर्मुलेशन रिलेटेड हो, क्वालिटी रिलेटेड हो। तो उस क्वेरी को अपनी नॉलेज के थ्रू एनालाइज करना, एंड देन उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना। तो ये बेसिकली एक काम होता है फार्मासिस्ट का रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट में। और जब प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है, या प्रोडक्ट, एक लंबा साइकिल है प्रोडक्ट की अप्रूवल का, तकरीबन मैं अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात करूं तो आपको कम से कम भी प्रोडक्ट अप्रूव कराते कराते, और राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट, तकरीबन 2 साल का अरसा कहीं नहीं गया, 2 साल लग जाते हैं। तो ये बेसिकली इस पूरे सिनेरियो में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले कर रहा होता है, चाहे वो रेगुलेटरी अफेयर्स के एंड से हो, बिजनेस डेवलपमेंट के एंड से हो, या आर.एन.डी के एंड से, या क्वालिटी एंड से। सो दिस इज बेसिकली मतलब एक ब्रीफ कंसाइज है कि क्या क्या रोल फार्मासिस्ट रेगुलेटरी और बीडी में प्ले कर रहा होता है। ओवर टू यू। आपका माइक शायद म्यूट है मिस अलीशा। I'm sorry. Yes, sir. So my next question is how pharmacists can assure the delivery of optimum quality pharmaceutical products? Mr. Hamad, this question is from you. How pharmacists can assure the delivery of optimum quality pharmaceutical products? बेसिकली जैसा मैंने अपने शुरू में जो आपने मुझसे 2 सवाल किए उसमें मैंने ये एलैबोरेट किया कि फार्मासिस्ट का रोल कहाँ कहाँ होता है, तो इट इज एलैबोरेटेड इन दोस को आंसर्स एज वेल। कि फार्मासिस्ट चूंकि जब आपके पास हर किस्म की नॉलेज है, चाहे वो क्वालिटी एस्पेक्ट से हो, रेगुलेटरी एस्पेक्ट से हो, या प्रोडक्शन के डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से हो, तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच डेवलपमेंट के एंड से ही अगर हम हाई मतलब एक क्वालिटी सोर्स आइडेंटिफाई करके उस क्वालिटी सोर्स के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डेवलप करें, हर क्रिटिकल एस्पेक्ट को पहले एनालाइज कर लें कि क्या क्या चीज़ें किसी भी फॉर्मुलेशन को इम्पैक्ट कर सकती हैं, चाहे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो, एक्सीपिएंट्स हो, एवरीथिंग। अगर हम फार्मासिस्ट राइट फ्रॉम द
जब हम लिटरेचर किसी भी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से पहले लिटरेचर सर्वे का एक प्रोसेस होता है, उस वक्त ही अगर हम उसको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर दें, देन वी कैन इंश्योर कि हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है इट विल बी अप टू द ऑप्टिमम क्वालिटी एंड इट विल बी अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ ग्लोबल रिकमेंडेड जो अथॉरिटीज होती हैं, कि आपकी प्रोडक्ट सेफ भी होगी, एफिकेशियस भी होगी. सो एंड बेसिकली इसमें सबसे बड़ा जो बेसिक क्या कहते हैं ऑप्टिमम क्वालिटी का फार्मासिस्ट के पास और रेगुलेटरी अफेयर्स प्रोफेशनल के पास गाइडलाइंस की नॉलेज होती है. हमें अपने ICH के रेफरेंस को देखना होता है कि ICH गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है प्रोडक्ट की. अगर हम फार्मासिस्ट या एक क्या कहेंगे इंडस्ट्री प्रोफेशनल अगर गाइडलाइन से वेल वर्स्ड है, तो उसको बिल्कुल कोई इशू नहीं होगा. किसी भी प्रोडक्ट की जो डिलीवरेंस होगी उसकी एज पर ऑप्टिमम क्वालिटी होगी. जी. Thank you so much, Mr. Hamad, for your valuable knowledge. So my next question is from Mr. Zad Hashmi. Mr. Zad Hashmi, can you please unmute your mic? Yes, sir. So, sir, my next question is, how do pharmacists in e-pharmacy conduct medication consultations, and how do they communicate patients very effectively? अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो एक बात समझने की जरूरत है तमाम सामाईन इकराम के लिए कि जो हमारी ऑनलाइन मेडिकेशन है ना, उस पर सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स आ रहे होते हैं या जो ट्रेंड है जो हमने देखा है इवन पाकिस्तान में आउट इन द होल वर्ल्ड, वो ओवर द काउंटर मेडिसिन के ज्यादा आ रहे होते हैं. क्योंकि जितनी भी आप जो है ना ऑनलाइन ऐप देख लें, चाहे वो फूड पांडा हो, फूडोरा हो, ग्लोबो हो, हंगर स्टेशन हो या कोई भी तलबत हो UAE में, वहाँ पे जो मेडिसिन है ना वो ज्यादातर ग्रोसरी के साथ स्टैक्ड होती है. मतलब अगर कोई ग्रोसरी ऑनलाइन परचेज करने आता है तो साथ में ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स, हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है वो ले रहा होता है. जहाँ तक बात है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की या कंट्रोल सब्सटेंसेस की, तो ऑनलाइन फार्मेसी में बेहतर ये है कि जो कंट्रोल सब्सटेंसेस हैं उसकी आप डिस्पेंसिंग ना करें या उसको आप अपने जो इन्वेंट्री है उसका पार्ट ना बनाएं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशंस, प्रिस्क्रिप्शन रिव्यूइंग, फिर उसकी चेक एंड बैलेंस और उसको रखना भी जो है ना वो निहायत ही जरूरी है. हाँ, फॉर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लाइक जो क्रॉनिक एलिमेंट्स हैं हमारे लाइक डायबिटीज, एस्मा, हाइपरलिपिडीमिया, हार्ट मेडिसिन, वो आप जरूर जो है ना वो रख सकते हैं. और उसका भी जो है ना मैकेनिज्म यही होता है कि जो फार्मासिस्ट है इस तरह के जब भी कोई मेडिसिन हो उसके साथ एक डिस्क्लेमर पॉपअप जा रहा हो कस्टमर के पास कि आपको ये मेडिसिन डिस्पेंस नहीं होगी या नहीं डिलीवर होगी जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते. अब हमारे इल्म में ये है कि प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ वैलिड ही नहीं होती. अगर एक प्रिस्क्रिप्शन 3 महीने या 6 महीने तक वैलिड है तो हमारे यहाँ लोग जो है ना वो उसको 1-1 साल, 2-2 साल और कुछ सूरत हाल में तो 5-5 साल तक चला रहे होते हैं. तो यहाँ पे फिर जो है ना फार्मासिस्ट का रोल आ जाता है कि वो दे तो दे मेडिसिन, लेकिन उसको बता दे कि भाई ये आपको दोबारा डॉक्टर को विजिट करने की जरूरत है या ये मेडिसिन अब आपको कंटिन्यू डॉक्टर के मशवरे के बाद करनी चाहिए. तो यहाँ पे जो है वो एक पूरी फार्मासिस्ट की टीम होती है हमारी, जो बैक एंड पे प्रिस्क्रिप्शन जो आ रही होती है उनको रिव्यू करती है. और इवन अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी आ रही होती तो वो जो है ना उस पर फैसला करते हैं कि अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं ज़ाहिर है जिसमें कंटिन्यू करना ही है मेडिसिन को दे दें, लेकिन पेशेंट को जरूर काउंसिल करें कि आप नेक्स्ट टाइम प्रिस्क्रिप्शन जरूर जो है ना वो अटैच करें ताकि आप जो है वो सही तरीके से मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल कर सकें डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक. और दूसरे केसेस में अगर वो कंट्रोल सब्सटेंसेस को रखना चाहता है तो फिर जाहिर है उसमें थोड़े से सवालात और काउंसलिंग और उसमें जो है वो प्रिस्क्रिप्शन का वैलिड होना निहायत ही जो है वो जरूरी हो जाता है. और कौन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर जो है वो कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये सब चीजें जो है ना वो देखना निहायत ही अहम होता है. बिल्कुल ऐसे ही है. थैंक यू सो मच मिस्टर ज़ाद. So my next question is from Mr. Shibli Shakil. Yeah, sure. Yes, sir. So my question is, what challenges do you commonly face in ensuring product quality and meeting deadlines? Oh, that's very, very vast discussion, a very good, interesting question regarding the challenges. And I have not a single challenge, but we have multiple challenges from surrounding. So I can summarize within a minute. So basically, I will give you a very most important tool for the identification of any challenges and identification of anything else, which is, I think, most of the audience very, very much familiar about these words which are using now, which is Ishikawa bone diagram, or you can say fishbone analysis, in which you cover the 5M.
right? So the 5M basically used for the investigational purpose of the any event, of any incident, of any deviation, but it depends on you how much you can use this tool for which purpose. So from me, so this 5M is not used only for investigation or root cause analysis, but I use this 5M to conclude, to define any challenges as well during the operation. Number one, you are talking about first M, which is man, right? Man, basically, who is man? We all, the blue collar staff, the white collar staff, the pharmacist, and the end user of the operators, which is knowledge of pharmaceutical industries and pharmacies as well. But the first challenge we can face here, that we hire the pharmacist, right, for the operation purpose. But I don't know. It is a message to for new pharmacists, which is uh, definitely pass out after the 1 year or 2 year, that please avoid shortcuts. Okay, shortcuts is a slow poisoning of your operation, and uh, each and every individual must understand the following the standard procedures which is defined by your organization as per guidelines. So the first challenge is that the from man's side is untrained staff, the shortcut by the pharmacist, um, not following the SOP, not and very complacent of the procedures, and this type of culture. They are. I have very much experience. No need of the no need of the SOP. कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा expert हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. This is a very dangerous for the operation. The first challenge we can face here. So my message to in parallel, I can give the message to new pharmacists, which definitely come after 1 or 2 years in the professional life. Be focused and must comply the documents, and avoid the data integrity, and and uh, your professional knowledge are most important to produce the quality of the product. The second M is second challenge we can face relate with the second M, which is material, right? Uh, Miss Alisha, can you mute your mic? Basically, this distortion I can feel from your side, please. Sure, sir. Thank you very much. So the second challenge we can face in operational, in operational things is the second M is materials. Like in I think anybody knows the COVID situation in which as is closed, and the material is too difficult for to import the material in COVID situation, and for not for if 1 year back, when dollar is too much high, the we face the ban activity for the importing of any raw materials. So yes, we can face, and we are facing sometime the challenge of material from international import. And the second challenge in material umbrella, which is when we are take the supply from local market. In case of raw material, packaging material, we face a different quality defect from their side, and sometimes our production, our operation hampered due to the quality issue of the packaging packing materials from supplier end. So we covered the second M of the challenge. Now move toward the third M, which is machine. Definitely, for machine perspective, I have already explained the disruptions and machine breakdowns if you are not following the preventive maintenance.
and if you are not following the tools, CLI tools, definitely you can face the challenge. You can face the challenge from machine side. And the if you're talking about the fourth M, which is Mother Nature. Mother Nature basically the environment, your humidity, your temperature, sometime affect your operation process when your product is hygroscopic in nature and your product is thermolabile, so you can face the disruption from Mother Nature side. So this so you can face, and you are definitely during operation side you are facing multiple challenges, but the important is that for the pharmacist, how can you overcome these challenges and how come out from the challenges for the smooth operation. Thank you. Thank you so much, Mr. Shakil. It was a very well descriptive answer. So now I would like to ask question from Ms. Maria Moin. Sure. Yes, Ms. Maria. So the question is, what opportunities exist for hospital pharmacists to further integrate their expertise into patient care initiatives? अपॉर्चुनिटीज अलीशा, अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। उसके लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को मल्टी डिसिप्लिनरी राउंड्स करने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास क्लिनिकल राउंड्स हैं, स्टूवर्डशिप प्रोग्राम का, आपके पास नार्कोटिक कंट्रोल राउंड्स हैं, आपके पास एंटी कोगुलेंट थेरापी राउंड्स हैं। इसमें फार्मासिस्ट को आके अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। इसके बाद आपको इनिशिएटिव लीड्स लेने पड़ेंगे। इन प्रोग्राम्स को स्टार्ट कराने के लिए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को लीड पोजीशन पे आना पड़ेगा, ताकि इन प्रोग्राम्स को पेशेंट सेफ्टी के लिए हम बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट करवा सकें। आपको क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज को डेवलप करवाना पड़ेगा, जिसमें आपके पास कार्डियोलॉजी आ जाती है, आपके पास ऑन्कोलॉजी आ जाती है। ऑन्कोलॉजी में फार्मासिस्ट का एक वास्ट रोल है। ऑन्कोलॉजी की ट्रीटमेंट, ऑन्कोलॉजी की प्रिपरेशन ऑफ मेडिकेशंस और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करना, ये तमाम चीज़ें फार्मासिस्ट के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, एक बेहतरीन पोर्टफोलियो है। आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आना पड़ेगा। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एक बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है। पेशेंट केयर क्लिनिक एस्टेब्लिश करवाने होंगे। आपका पेशेंट आपको जानेगा, आपसे बात करेगा, तभी फार्मासिस्ट की अपॉर्चुनिटीज ग्रो करेंगी। पेशेंट एजुकेशन, आपकी काउंसलिंग, आपकी कंसल्टेशन, ये तमाम चीज़ें जो है अपॉर्चुनिटीज हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए। थैंक यू अलीशा। Thank you, Ms. Maria, for the well descriptive answers. So question answers का सेशन जो है वो मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया है। ऑडियंस में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन आंसर करने हैं तो प्लीज गो अहेड। If anyone like to ask any question, they can ask. I think Miss Alisha, I think ऑडियंस काफी जो है वो जितने भी फार्मासिस्ट ने जो जवाब दिए हैं उससे काफी एग्री करते हैं और कोई आई थिंक काफी क्लियर आंसर है। दैट्स व्हाई, बट मेरा डेफिनेटली आई वांट टू नो कि जितने भी ऑडियंस यहाँ पे हैं सारे फार्मासिस्ट ही हैं डेफिनेटली। Yes, sir. Majority of them are pharmacists. Right. So definitely I want to avail the opportunity of this forum. My key message to all the audience that कि फार्मासिस्ट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आप हॉस्पिटल जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएं या आप किसी भी कम्युनिटी में जाएं। तो
मैं सिर्फ यही, अब ये मेरा मैसेज जो लोगों को ये होता है, बहुत ही सिंपल मैसेज होता है, वो ये होता है कि देखें, आपने माइक प्लीज बंद कर दीजिएगा। तो मेरा मैसेज ये होता है कि देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम बात कर रहे हैं, तो हम अपने आप को डिफ्रेंशिएट जो करते हैं नॉर्मली, वो हमारे एक वो भी है, कॉल भी है, दिस भी है कि भाई मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बिटवीन जो वाजे जो फर्क है वो नमाज का है। तो नमाज से ही मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की आइडेंटिफिकेशन होती है, ये एक है। तो मैं ये कहता हूं कि एक फार्मासिस्ट एक नॉन फार्मासिस्ट के बिटवीन जो एक डिस्टिंग्विश जो कैरेक्टर्स है जिससे वो फार्मासिस्ट पहचाना जाता है, वो है जीएमपी से, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है, आपने बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंट भी हैं, बट अगर आपके डीएनए में अगर जीएमपी वाला एलिमेंट नहीं है मौजूद, तो फिर इंडस्ट्री में किसी भी जगह पर जहां पे फार्मासिस्ट को हम हायर कर रहे हैं या हम हायर करना चाहते हैं, तो फिर किसी नॉन फार्मासिस्ट को ही हायर क्यों लोग ना करें कि जब उनमें बेसिक जो नेसेसिटी है जो डीएनए में होनी चाहिए वो जीएमपी की है, वो नहीं है कर। तो मेरा मैसेज ये है कि आप जितने भी फार्मासिस्ट हैं, जब जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या अभी जॉब के लिए जाएं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नो कॉम्प्रोमाइज ऑन जीएमपी। Good manufacturing practices must be included in our blood, the part of our DNA, and no compromise at all at any cost. This is my key message to all the audience and pharmacists as well. Thank you. Thank you so much, Mr. Sakil. सारे स्पीकर से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग अपना अगर वीडियो ऑन कर लीजिए, बिकॉज वी आर कमिंग टू द एंड। अलीशा, यहाँ एक चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, बुशरा ईमान है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि हाउ टू फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि फार्माकोलॉजी आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आप पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि एजुकेशन आपकी जितनी रूट कॉज तभी बढ़ेगा जब आपकी एजुकेशन इम्प्रूव होगी, जितना आप पढ़ेंगे। अगर आपकी फार्माकोलॉजी इंक्रीज होगी तभी आपकी क्लिनिकल फार्मेसी इंटरलिंक है, वो खुद ही इम्प्रूव हो जाएगी। आई डोंट नो बुशरा ईमान जो है वो किस मतलब अंडर ग्रेजुएट हैं या किसी फील्ड में हैं। बुशरा, अगर आप एज अ फार्मासिस्ट हैं तो प्लीज़ गो टू राउंड, प्लीज़ फ्लोर पे जाएं, जाके पेशेंट असिस्ट करें, पेशेंट की शीट देखेंगे आप, आपकी अपनी क्वायरीज क्लियर हो जाएंगी। फार्माकोलॉजी आपकी तभी इंक्रीज होगी जब आपको डिजीज़ के बारे में पता होगा। आप डिजीज़ को पढ़ें, डिजीज़ के बाद उसकी मैनेजमेंट पढ़ें, और उसके बाद कंसल्टेंट से या हेल्थ केयर वर्कर से या अपने टीचर से या सीनियर से बात करें, डिस्कस करें। जिस तरह मिस्टर जैद ने कहा कि हम लोगों का अलमिया ये है, हम बात ही नहीं करते, हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम लोगों में फेयर है। हम सोचते हैं कि अगर हम बात करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो प्लीज़ बात करें, कम्युनिकेट करेंगे आप तो आपकी हिंड्रेंस खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आई थिंक मैंने क्लियर किया है शायद थोड़ा बहुत मुश्किल को। डॉक्टर फरियाल, आपने हैंड रेज किया है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Dr. Faryal, if you have any question, please unmute your mic. मिस अलीशा, फहीम का चैट में एक सवाल है, हाउ मच टेंटेटिव टाइम इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट पिक्स गाइडलाइन इन पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल्स। सो इट बेसिकली फहीम साहब और सबके लिए ये एक जस्ट एक प्रीएम्प्ट दे देता हूँ कि पिक्स एक कोई गाइडलाइन नहीं है, पिक्स एक स्कीम है जो कि डिफरेंट स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज डिफरेंट कंट्रीज के लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड दिस, इनके एक जम होके एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि बेसिकली रेगुलेट करती है सारे जीएमपी के, जो शिबली साहब ने बोला कि अगर जीएमपी आपका जीएमपी की प्रैक्टिसेस अगर आपकी कंपनी में सही हैं, लाइक राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट टिल द फाइनल प्रोडक्ट, अगर आप जीएमपी के स्टेप्स, जीएमपी की जो डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं उनको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको पिक्स के इंस्पेक्शंस
चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया का हो या अफ्रीका अमेरिका का हो, जापान का हो या न्यूजीलैंड का हो, कहीं का भी आपको पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अलमिया हमारा ये है कि बाहर चंद कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की या प्रॉपर उस तरीके का वो कहें क्या कहेंगे एक प्रोसेस बना हुआ है जो कि पिक्स के जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं लेकिन लेस स्ट्रिंजेंट, लेकिन मच लेस स्ट्रिंजेंट देन स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो उनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करता है। लाइक फिलीपाइंस है, मलेशिया है, कुछ हमारे प्लांट्स हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को एटलीस्ट कंप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसकी कोई एक टेंटेटिव टाइमलाइन नहीं है। ये फ्रॉम आज के दिन से अगर हम कोई कंपनी डिसाइड कर ले कि हमने एक प्रॉपर जीएमपी की डॉक्यूमेंटेशन या जीएमपी के जो रूल्स हैं या स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको फॉलो करना है और उसको हम सही करना शुरू करें, तो इट विल टेक लाइक 6 months to a year। आपके सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइन, आपकी एसओपीज स्ट्रीमलाइन और उनका एक बैक डाटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देन यू कैन गो फॉर द बिग्स इंस्पेक्शन। आई होप आई हैव आंसर्ड करेक्टली। Thank you so much, Mr. Hamad Ali. We have one question from Dr. Aslam. Dr. Aslam, would you like to ask question yourself or should I read it from the chat? Okay, so Dr. Aslam is saying, ask the pharmacist representing the pharmaceutical care to brief regarding the role of pharmacists in pharmacovigilance for patient safety and public awareness for safe medication practices. Ms. Maria, would you like to answer this question from Dr. Aslam Shah? श्योर अलीशा। फार्माकोविजिलेंस है क्या? बेसिकली फार्माकोविजिलेंस है आपके पास मेडिकेशन या मेडिसिन जब बन गई है उसके बाद मार्केट में आ गई है, ठीक है, और जब पेशेंट मेडिकेशन ले रहा है उसके बाद उसको जो साइड इफेक्ट रिपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर तमाम वर्किंग फार्माकोविजिलेंस है। अब फार्माकोविजिलेंस हॉस्पिटल में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी? फार्माकोविजिलेंस हॉस्पिटल में होगी बाय कलेक्टिंग डेटा। आपका फार्मासिस्ट जो इस वक्त करेंटली मेरे पास काम हो रहा है, पेशेंट बेड साइड पे फार्मासिस्ट जाता है, डेटा कलेक्ट करता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को नोट करता है, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं हम कंसल्टेंट से अपनी टीम के साथ। उसके ऊपर सेफ मेडिकेशन एक पॉलिसी है हमारे पास जिसमें हम पेशेंट की मेडिकेशन की सेफ्टी को इंश्योर बनाते हैं। और अगर कोई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो कोई ऐसा एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर इन केस आपके फॉर्म पे होता है तो आपको फिर रिपोर्ट करना है ड्रग को। दिस इज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ फार्माकोविजिलेंस। Thank you, Ms. अच्छा, Maria. मलाइका का सवाल है अलीशा कि ई फार्मेसी में जो है वो इन्वेंट्री लाइव शेयर करें कि वो कॉन्फिडेंशियल होती है, लेकिन इन्वेंट्री तो आपको लाइव करनी चाहिए। Mr. Zad, your audio and video are disrupted. सॉरी, मेरा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था। फॉर आप जो है ना कैपिंग जो है वो जरूर करूँ तो आप उसमें मैक्सिमम लिमिट लगा सकते हैं, वो 5 से ज़्यादा ऑर्डर ना कर, लेकिन इन्वेंट्री जरूर रियल टाइम जो है ना वो शो होनी चाहिए फॉर स्मूथ ट्रांजैक्शंस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। So next question is from Amna Ibrahim. Could you please highlight the role of pharmacists in medical affairs department and requirements of medical affairs officer in the local pharma? So Mr. Hamad Ali or Mr. Shakil, would you like to answer Amna's question? इस पे मैं छोटी सी वो देना चाहूँगा सामना को कि मेडिकल अफेयर्स में चूँकि फार्मर्स को विजिलेंस में एक फार्मासिस्ट का रोल बिल्कुल डेफिनेटली होता है। जब आपकी प्रोडक्ट मार्केट हो जाती है उसके बाद, क्योंकि हम यहाँ पे जेनेरिक्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे
कि हम इनोवेटर हैं, तो उसके बाद जो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी की मॉनिटरिंग करना एक बेसिकली फार्मासिस्ट, अगर मेडिकल अफेयर्स में कंपनीज यही कर रही होती हैं कि डॉक्टर्स के साथ फार्मासिस्ट भी काम कर रहे होते हैं, तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को मॉनिटरिंग करना, फार्माकोविजिलेंस एक्टिविटीज लाइक एडीआर रिपोर्टिंग कैसी चल रही है, कोई क्वालिटी इश्यूज या सेफ्टी इश्यूज तो नहीं हो रहे, उस तरीके उसका सारा डेटा कलेक्ट करना, और उसमें एक फार्मासिस्ट का बिल्कुल डेफिनेटली रोल होता है। और उसके बाद अगर कोई ऐसा सीरियस इशू आ जाता है जो कि हमें ये लगे, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो गया यार ये बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो रिकॉल करने का डिसीजन भी फार्मासिस्ट लेता है। बट क्या कहते हैं, इसकी बेसिक एक मेडिकल अफेयर का पर्सन ज़्यादा इस पर इलेबरेट कर सकेगा कि वो बेसिकली काम क्या क्या कर रहे होते हैं एज अ फार्मासिस्ट उस डिपार्टमेंट में। जो हम उस सुपरफिशियली चीज़ों को देखते हैं, उनका काम बेसिकली एडीआर रिपोर्टिंग, और जो जितने भी एडीआर रिपोर्ट्स हो रहे होते हैं या उसकी प्रोडक्ट की आफ्टर मार्केटिंग जो मॉनिटरिंग है, तो वो सारा काम मेडिकल अफेयर्स का डिपार्टमेंट कर रहा होता है। Thank you so much for your answer. Do we have any further questions from the audiences? So I would like to talk to the speakers. आप लोगों को अगर कोई further कोई comment, कोई ऐसी information कुछ add करनी हो, because today हमारा जो webcon था वो हम चाह रहे थे कि हम इसी चीज़ पे focus करें कि pharmacist meeting global health needs जो इस दफा की theme है FIP की, तो आप लोग को अगर कोई further comment इस पे add करना हो, so I would like to welcome. Yes, but just I want to add single comment and then I leave the webcon due to some urgent meeting right now. Basically, I think my focal audience must be the fresh graduate of the pharmacy. I am directly talking with my new pharmacist, which I hope, inshallah, they join us as a honorable pharmacist. So please don't block your career with the high expectations in the start level. For example, when you are now fresh graduate, फर्ज करें कि अगर फॉर्म डी आपका हो गया कंप्लीट, तो आपने ये नहीं करना कि भाई मुझे तो सिर्फ मार्केटिंग में ही जाना है, ठीक है, और मार्केटिंग में भी मुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, या मुझे प्रोडक्शन में जाना है तो मुझे क्वालिटी एश्योरेंस में जाना है, क्यूसी में नहीं जाना, या मुझे अगर हॉस्पिटल में जाना है तो मुझे, मतलब आप अपनी बाउंड्रीज डिफाइन ना करें, ठीक है। तो क्योंकि जितने ऑप्शंस आप शुरू में ओपन रखेंगे, ठीक है, उतनी जल्दी आपको जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। यस, हर फार्मासिस्ट की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं, कुछ अपने वो कह सकते हैं पैशन किसी टुवर्ड एक डिपार्टमेंट होता है, यार मुझे जाना है प्रोडक्शन में, यस, फेयर इनफ, बट इनिशियली प्लीज उसे आप स्टॉप करें एंड पिक द फर्स्ट जॉब, either in marketing, either in production, in QA, QC, regulatory affairs, community, hospital, so on. And when you take the first job, then you will decide where you want to go. फिर आप अपना होमवर्क करें, फिर आप उस पर जो है वो ट्राई करें, और फिर आप अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ मूव करें, क्योंकि आई नो बहुत से फार्मासिस्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए हमें जॉब नहीं मिल रही है। तो क्यों? इसलिए कि आपने बाउंड्रीज बनाई होती हैं। तो आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर आएं और पहले आप जॉब को एक्वायर करें, जो कि आपकी फर्स्ट आपको जॉब मिल जाती है वो कोई सी भी हो। उसके बाद फिर आप अपनी विश की तरफ जाएं, यस मेरी जॉब तो सिक्योर है, ठीक है, अर्निंग हो रही है, पॉकेट में मनी आ रहा है, एंड देन अब मुझे फिर जो है वो जाना, मेरी ख्वाहिश प्रोडक्शन में जाने की है या मेरी ख्वाहिश हॉस्पिटल में जाने की है, तो अब मैं हॉस्पिटल के लिए ट्राई मैं करूंगा या करूंगी, ठीक है। और जैसे ही आपको आपकी विश की जॉब मिल जाए, देन यू क्वाइट योर फर्स्ट जॉब एंड मूव योर फाइनल डेस्टिनेशन एंड एफर्ट करें, फिर इसमें आगे जाए, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Thank you so much, Mr. Shakil.
Okay, अच्छा so अलीशा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसी शकील की ही बात को आगे बढ़ाते हुए कि देखें जो मेरा मैसेज जो है ना, जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, वो बस अपने जहन में और दिल में एक चीज ले आए कि उनकी वजह से किसी मरीज को जो है ना वो शिफा मिल रही है, क्योंकि वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं कि जिनकी वजह से जो है ना वो उनको वजह बन रहे हैं वो किसी को सही मिकदार में सही दवा जो है सही वक्त पे मिले। तो अगर ये सोच अगर उनके जहन में आ जाएगी ना, तो मेरे ख्याल में ना जो भी वो जॉब कर रहे हैं, चाहे कम्युनिटी इंडस्ट्री, रिसर्च, हॉस्पिटल, बीडी, कहीं भी, वो जो है ना वो बड़ा सुकून देगी कि उनकी वजह से किसी को शिफा मिल रही है, उनका भी कोई रोल है उस पूरी साइकिल में। अल्लाह ताला ने उनको चुना है कि वो उसको शिफा का बाइस बन रहे हैं। और जो भी यंग फार्मासिस्ट हैं या जो ग्रेजुएट हो रहे हैं ना, वो ड्यूरिंग स्टडीज ही जो है ना वो ट्रेनिंग्स के जरिए, इंटर्नशिप के जरिए अपना जो है ना वो पाथवे क्लियर कर लें। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा शकील की यहाँ से बात से। मैंने जो है ना जब इंटर्नशिप की थी जीएसके में, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इंडस्ट्री नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे फील नहीं लगी थी। तो आप ड्यूरिंग स्टडीज ही 3 ईयर के बाद 4th ईयर में, फाइनल ईयर में आप ट्रेनिंग्स करें, इंटर्नशिप्स करें और डिसाइड कर लें कि आपका कैरियर क्या होना चाहिए। चाहे आप हॉस्पिटल की तरफ जाएं, चाहे आप क्लिनिकल की तरफ जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री की तरफ जाएं, लेकिन आप क्लियर होने चाहिए अपने पाथ में। पिक एंड ट्रायल एंड चूज वाला मेथड ना अब नहीं दुनिया में यूज होता। अब आप जो है ना पहले से ही फोकस्ड हो, अपना पार्ट डिटरमाइन करें और फिर वहां पे जो है वो एक्सेल करने की कोशिश करें। Exactly. Mr. Syed Hamad Ali, would you like to add any comment further? बिल्कुल, मैं जाद भाई की बात से क्या कहते हैं एग्री करूंगा कि आपने मतलब एक फ्लॉक नहीं करना, लेकिन आपको जब आप इंटर्नशिप्स करेंगे या खास तौर पे फाइनल ईयर में जब आप इंटर्नशिप्स करेंगे, आपको आइडिया होगा कि आपने कहाँ जाना है। तो बेसिकली मेरे फार्मासिस्ट के लिए पैगाम ये है कि अपने पास आउट होने से पहले यू हैव टू हैव एन आइडिया कि आपने जाना कहाँ है। आपके लिए बहुत वाइड होराइजन है, बिल्कुल ऐसी बात कि आप किसी की शिफा का वो बन रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में आई डोंट थिंक इतने डॉक्टर्स, हम जो कहते हैं ना पढ़ते हैं इनोवेटर्स हैं, लगार्ड्स हैं हमारे पास ज्यादातर डॉक्टर्स, तो उनको जो न्यू थेरेपीज या न्यू मॉलिक्यूल की नॉलेज वो भी एक फार्मासिस्ट दे रहा होता है, उसके पास ज्यादा नॉलेज होती है एज कम्पेयर टू द डॉक्टर। तो हम किसी भी सूरत में कम नहीं है डॉक्टर से, वी आर मतलब हम बराबर हैं बिल्कुल। तो आपने लेट डाउन नहीं होना। पाकिस्तान में चूंकि इकोनॉमिक सिचुएशंस इस वक्त ऐसी हैं, डेफिनेटली देयर आर सम इश्यूज के क्या कहते हैं जॉब्स का इशू है या पे चेक का इशू है, बट ये सारी चीज़ें अल्लाह पे डिपेंड करती हैं, उस पर बिल्कुल आपका नसीब है, इसमें कोई वो नहीं है। आपकी तरफ से अपनी 100% एफर्ट्स होनी चाहिए और आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है। और आपको जब इस चीज़ का आइडिया होगा तो आप उस पे प्रॉपरली फोकस होकर काम भी कर सकेंगे। आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि यार मैं इधर भी चले जाऊँ, मैं इधर भी चले जाऊँ। तो आप इंटर्नशिप्स करें, उन चीज़ों को परस्यू करें, देन आपके पास एक आइडिया होगा अपने फाइनली अपनी कौन सी फील्ड को परस्यू करना है, और फिर देन गो फॉर इट। Thank you. Thank you so much, Mr. Hamad Ali. Ms. Mariam Moin, would you like to add any comment? जी अलीशा, दो बातें हैं। पहली ये कि उन बच्चों के लिए जो इंटर्नशिप के लिए आ रहे हैं, प्लीज़ आए, इंटर्नशिप करें हमारे पास। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन वो सिर्फ वही बात है, डिस्पेंसिंग तक ही महदूद है। आप इंटर्नशिप करने आए हैं, आप सीखें, आप एक्सप्लोर करें। मेडिसिन्स एक दुनिया है पूरी, एक आर्ट और साइंस का कॉम्बो है वो। आप आके उसमें ढूंढें चीज़ें। जिस तरह सर ने कहा कि जाद साहब ने कहा कि आप समझें चीज़ों को, आपको समझ आएगा कि है क्या। और वो फार्मासिस्ट जो कि फ्लोर पे आ गया है, वो उस पेशेंट को अपना पेशेंट समझे, उस पेशेंट के ऊपर जान मार दे। आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, ना आपका डॉक्टर से झगड़ा है, ना आपका नर्सिंग से झगड़ा है। बी रिस्पेक्टफुल, आपने बड़ी तमीज़ के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है, आपने आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना। हम लड़ने खड़े हो जाते हैं, हमें ये होता है कि यार ये बात हम कह रहे हैं तो हमारी ही बात मानी जाएगी। आप में इतना पोटेंशियल होना चाहिए ना अपनी बात मनवाने का, कि यार हम ये बात कर रहे हैं तो इस एविडेंस की बेस पे कर रहे हैं, इस एसओपी की बेस पे कर रहे हैं, ये गाइडलाइंस ये कहती हैं। और फिर घूम फिर के वही बात आ जाएगी कि आपको पता होगा, आपकी एजुकेशन इतनी होगी, आप इतने प्रोफाउंड होंगे तो फिर बात होगी। थैंक यू। Thank you so much, Ms. Maria. काफ़ी वेल इंटरेक्टिव सेशन था, बहुत मज़ा आया आप सब लोगों से बात करके। एंड आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म से इस तरीके के वेबिनार्स होते रहे, ताकि स्टूडेंट्स एंड आवर फेलो फार्मासिस्ट इससे जो है वो नॉलेज गेन करें।
So thank you so much to all the speakers and to all the audience for being the part of this WebCon. We also encourage you to stay tuned for future events and webinars that are routinely posted on IBPS LinkedIn page. So keep following, and thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much. बहुत Thank you very शुक्रिया। much. Take care. Allah Hafiz. Allah Thank you, Hafiz. Isha. Love.